हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हमने बहुत ही डिटेल में बातें की कि किस किस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो सर कब तक चलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, कब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन हाइपर कॉन्जुगेशन ख़त्म होता है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक, तो प्रॉपर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। एंड एक एक पार्ट को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझ रहे हैं, आराम से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करके, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को करके, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से फील आए। ठीक है, तो जो लोग डेली देखते हैं, रेगुलर जो लोग देखते हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सारी भावनाओं को समझ रहे हैं, है ना। एंड क्या अपना स्टाइल होता है, क्या क्या चीज़ें फीलिंग है ना वीडियोस में, वो सारी बात वो लोग जानते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी इसमें फील आने वाली है। ठीक, अच्छा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं कि, है ना, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बेसिकली जो पार्ट हम कवर कर लेंगे ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी में ना इधर उधर सब दिया हुआ है, हमारे पढ़ने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक टॉपिक वाइज, एक स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि पहले सर ये पढ़ेंगे, तब आगे आने वाला टॉपिक ये पढ़ेंगे, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले क्या पढ़ रहे हो, है ना। वहाँ तो वो लोग हेडिंग देकर छोड़कर हेडिंग दे देंगे, हेडिंग लिख देंगे, छोड़ देंगे भाई साहब, अब आप परेशान हो। ठीक है, तो बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई एनसीईआरटी में ना, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात किया है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात किया है ना, तो उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिलहाल अभी हमने जो पार्ट ख़त्म किया, अभी इस वाले पार्ट को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते थे। ठीक है, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस, है ना, यानी कि रिएक्शंस वाला जो मेजर पार्ट है वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैप्टर को एज हम लोग टूल की तरह यूज़ करेंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स, है ना, बार बार यूज़ होंगे। ठीक, एंड आने वाले समय में जब हम 12th वाला पोर्शन भी करेंगे तब भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और हमने जितना भी कुछ क्लास में कर रखा है उसमें कई सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्लास में पढ़ा था या फिर ये टॉपिक हमने इस टाइम पढ़ा था, तो आपको उससे और भी ज़्यादा फील आने वाली है। ठीक है, तो सर यहाँ तक क्लियर है। तो आपको, है ना, क्वेश्चंस को लेके परेशान नहीं होना है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, एंड उसमें सोच पाएंगे कि क्या इसमें कुछ और चेंज होगा तब क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपकी सोचने वाली शक्ति भी बढ़ने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए, तो पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ा था सर। पिछली क्लास में तो हमने बेसिकली बात की थी बस इतनी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन में कैसे होती है ना। अगर प्रॉपर पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में हमने बात की थी। एंड एक आइसोब्यूटीन वाला एक अच्छा सा एग्जाम्पल था जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, है ना। आपको याद होगा कि सिस ट्रांस का मैटर था, आइसोब्यूटीन था। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना, यहाँ पर पट्टी चल रही होगी, जाकर आप लोग देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आएगा। ठीक, तो जितना भी कुछ, है ना, जितना भी कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन अपने 11th एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा पार्ट हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, यानी कि ये सारा पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो हमें ना अलग से पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अब जब भी दुनिया में, जब भी ज़िंदगी में हमारे 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले पार्ट यूज़ होंगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉपर फील आएगी, एकदम आनंद की अनुभूति होगी, है ना। 12वीं क्लास को पढ़ते हुए वहाँ पर आपको किसी भी टाइप पे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आधी ज़िंदगी की जंग ना हम यहीं पर लड़ चुके हैं। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन में लड़ चुके हैं ना। अभी मैं हाइड्रोकार्बन्स में भी बहुत चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हम लोग बहुत ही डिटेल से, यानी कि जो ये इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स है ना, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से करते जा रहे हैं अभी, है ना। जो अपने बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए भी आ रहा है कोर्स, तो हिंदी मीडियम में प्रॉपर, है ना, सब्जेक्ट को टारगेटेड होगा। वहाँ पर इतना मैं ब्रॉडली क्लासीफाई नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बेसिस पे जितना हमने डिटेल से पढ़ लिया इतना हम हिंदी में नहीं देखेंगे। ठीक, तो चलिए, एक पार्ट और भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में बचता है जो कि है टोल्यूइन, है ना। टोल्यूइन अपने पास एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है। इन टोल्यूइन का एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होगा हमारे 12th क्लास वाले
है ना, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, तब वहाँ पर ये टॉल्वीन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। एंड टॉल्वीन में मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ये आज हम इस 11th वाले क्लास में ही देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स ना अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अच्छा तो सर इसको आपने एक अलग से हेडिंग करके लिखा है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है ना? नहीं, नॉर्मली देखिए जो कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं ना वो सभी इंपॉर्टेंट है, अगर एक अच्छे से मुझे पढ़ना है तो। मैं बाद में आपको बता दूंगा क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन को समझने के लिए, है ना। बेसिकली एक एक छोटी छोटी बातों को समझने के लिए, एसिडिटी को समझने के लिए, बेसिसिटी को समझने के लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए, तो मैं तो भाई सब समझाने आ जाऊँ ना, तो मैं हर बात को ही बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें है ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, एंड है ना सारे लेक्चर्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हो तो और भी मज़ा आएगा। तो टॉल्वीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? अभी तक जितना भी हमने कुछ पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन, काफ़ी कुछ हमने सीखा कि सर जो भी हम पढ़े अभी तक उसमें प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन था, यानी कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है ना। आप बोल रहे थे कि सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कुछ होता है, तो भी आज हम देख लेंगे, है ना। टेक्निकली आज का पता नहीं है ना, अगर ये वीडियो 2 पार्ट में हो गई तो आप सेकेंड पार्ट में देखोगे, है ना, ये सारी बातें, ठीक। तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉल्वीन से, ठीक। अब बेसिकली क्या है कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का एप्लीकेशंस है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने में एप्लीकेशन है, बार बार मैं बोल रखा हूँ पिछले, है ना, पिछले कई सारे लेक्चर्स से। एंड ऑर्गेनिक वाले एसिड्स को कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बॉन्ड लेंथ पे पर्टिकुलर इस चैप्टर को लेकर, है ना, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ की बात हम कभी बाद में करेंगे, है ना। चलिए, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमें डिटेल से पढ़ना था वो सारा पढ़ लेंगे हम आज, ठीक है। मतलब इसी सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ पढ़ेंगे, हाँ जी, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दरअसल ये लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कैमरे का फोकस नहीं होता है ना किसी चीज़ों पे, तभी पहले से ही लिख देते हैं हम। अरे तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, ठीक है, कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले पार्ट के बाद, है ना, पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बचता है, जो कि एक टेम्परेरी इफेक्ट है ना, टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। रिकॉर्डिंग तो आज के दिन ही होगी, है ना, आपको हो सकता है कि पार्ट 2 में इसको मिले, है ना। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कुछ आज तक हमने पढ़ रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले रिएक्शंस के लिए। फिर जब हम हाइड्रोकार्बन्स की तरफ बढ़ेंगे तब आपको प्रॉपर, है ना, फील आएगा, है ना, आनंद की अनुभूति होगी कि एक्चुअल में रिएक्शंस को कैसे समझना है, आखिरकार ये बना तो कैसे बन गया, है ना। पूरी मेहनत हम 11th क्लास में कर डालेंगे, ठीक है, जिससे कि 12th को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, है ना। एंड मैं कुछ टॉपिक को ना 11th 12th को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पार्ट आपके काम का है वो इसमें से आप पढ़ लो, है ना, क्योंकि ये अभी हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मतलब एक डिटेल कोर्स हो जाएगा, फिर इसके बाद पर्टिकुलर कुछ टॉपिक को टारगेटेड करते हुए ना कोर्स बनेंगे, ठीक। तो फिलहाल, है ना, देखते हैं हम, हाँ जी। तो हम देखते हैं सर हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉल्वीन के बारे में, है ना। एक बार हेडिंग तो लिखी थी, एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉल्वीन, ठीक है। अच्छा, ये HC मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, है ना, ये ऐसा कुछ यूनिवर्सल नहीं है कि मतलब बुक्स वगैरह में SC नहीं लिखता है, SC मैं अपनी तरफ से समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। आप हाइपर कॉन्जुगेशन ही लिखेंगे। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन टॉल्वीन में बताओ कि, है ना, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, लेकिन इन सारे पार्ट्स का ना एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना। इस सारे पार्ट्स का एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, बात क्या है सर, है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रा आप देखो। बेसिकली ये कंपाउंड है, जैसे कि CH3, अगर ये CH3 अपना इस तरीके से बेंजीन रिंग से लगा हो तो IPSC नेम सर क्या होता है, हमने पढ़ा था कभी ज़िंदगी में, मिथाइल बेंजीन। सर नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन इसका IPSC नेम होता है। कॉमन नेम सर इसका टॉल्वीन, है ना। टॉल्वीन को हमने आज 11th क्लास में ही देख लिया, ठीक। बेसिकली इसमें ना एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो कि क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। वो कैसे हो रही है उसी चीज़ को मुझे समझना है। तो जरा आप देखें, जरा मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो देखो, तो अगर मैं इस तरीके से सभी H को ना लिख कर दिखा दूँ, ठीक, एंड फिर हम लोग बात करें
ठीक है, तो फिर हमें और अच्छे समझ में आएगा। हाँ जी, देखिए मुझे पता है कि सर यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन का सीन बना हुआ है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो कि पाई बॉन्ड का पड़ोसी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH बॉन्ड जो है ये बेसिकली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने आएगा, तो पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसे ही हम पढ़ते थे। अब इस तरीके के केस में क्या होता है सर कि अपना H, फिर ये H, फिर यहाँ पर H+, ऐसे नॉन बॉन्डेड स्टेट में पड़ा रहता है। फिर यहाँ पर सर डबल बॉन्ड, देन अवर जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, वो पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सर अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने होंगे, बेसिकली कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन 3, सर यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, अब देखिए सर ज़रा, अब अगर सर ये CH बॉन्ड टूट जाता है तो सर कैसे होता है, वैसे ही जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं H+ के फॉर्म में नॉन बॉन्डेड स्टेट में, एंड फिर यहाँ पर इस तरीके से CH, क्यों CH, सर ये वाला CH, ये वाला CH, ठीक है, CH बॉन्ड टूट गया, ठीक, एंड देन अवर इस तरीके से, ठीक है सर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज पाई पाई, ठीक, और भी सर, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है ना, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं सर। अगर ये CH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सर पता है H+ के फॉर्म में पड़ा रहेगा, C के साथ H जो मैं देख रहा हूँ, अब ये इस तरीके से टूटेगा तो ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, जो हमें पता है। तो सर इस सारे केस में ना मुझे इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई है ना, जो कि अल्फ़ा CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए थी। ठीक, इस केस में सर देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे ही हो गई है ना, दिख रहा है इस तरीके से सब कर चुके हैं हम, है ना ये चीज़। अच्छा, अब एक नई बात क्या है सर, पाई सिग्मा निगेटिव, यानी कि अब जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था नॉर्मल, उस कॉन्जुगेशन की वजह से अभी यहाँ पर और भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन सकती है। कैसे सर, निगेटिव चार्ज इधर आया तो पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, ठीक, यानी कि सर यहाँ पर और अभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग है ना, अब मैं इसे बोलूँगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। तो ज़रा मैं उसको देखूँ, है ना, H+ के फॉर्म में पड़ा है, ठीक, डबल बॉन्ड एंड देन अवर सर पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज एंड ये पाई बॉन्ड, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। फिर निगेटिव चार्ज तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर मेरे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सर इस तरीके से H+ के फॉर्म में है ना, पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब सर फिर से इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज यानी कि सर H, ठीक है, ठीक, देखिए निगेटिव और H+, तो CH बॉन्ड बन गया, फिर से अपना वही टॉलुइन, बट पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है पूरी, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बेसिकली ये जो बने ना 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स तो मेरे पास बनते ही हैं, है ना। मुझे पता है जब भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो वाली पोजीशन पे आती है, ठीक है, एंड मेरे पास ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये 3 तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गई, है ना, 1 2 3 4 5 नॉर्मल मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गई, है ना। इस पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से CH3 के टॉलुइन में, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या हुआ सर, वही ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो, यानी कि बेंजीन की ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, है ना, इन बेंजीन रिंग, तो सर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई बेंजीन रिंग में, है ना, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो सर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ये बात हम बहुत पहले से सीख चुके हैं, है ना। यानी कि सर इसमें यानी कि सर टॉल्यूइन में प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि टॉल्यूइन में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो ये एक, है ना, ये एक तरीके से मेरे पास, है ना, एक परमानेंट इफेक्ट बन के रहा है ना। हम पढ़ चुके हैं कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है ना, मतलब कि टॉल्यूइन के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके का सीन बना हुआ है ना। अब जब रिएक्शंस की बात हम पढ़ते हैं तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट्स हम पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता है या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा, है ना। तो उस बेसिस पे मेरे पास प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, एंड ये मेरे पास इफेक्ट होता है, ठीक। तो इस पूरे से हमने यही सीखा कि सर बेसिकली यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा है ना, मिथाइल ग्रुप, तो जब बेंजीन से मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो बेसिकली ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि सर जो यहाँ पे आर वाला ग्रुप है ना, आर वाला ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। जैसे हमने मेजोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था, ठीक, बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। जैसे OH पढ़ा था हमने, फिनॉल में हमने देखा था, तो वो भी क्या हो जाएगा सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, ये चीज़। तो इट मीन्स हमने एक यहाँ से और नाम सीखा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की ऑर्थो वाली एंड पैरा वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन मेटा वाली पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेटा वाली पोजीशन डायरेक्ट फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है सर, ठीक। तो इस तरीके से मेरे पास टॉल्यूइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई, ये बात मुझे आपको समझानी थी, जो हम 12वीं क्लास में चल के यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई, है ना, कि नॉर्मल रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन में रेजोनेंस होने की वजह से, है ना, मेरे पास इस तरीके से 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, यहाँ से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती है, ठीक। एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एडवांटेज मिल गया यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक। यानी कि अगर मुझे अलग अलग एग्जांपल्स दिए जाएं और उसमें से पूछा जाए कि किस केस में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हम देख लेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा होगा उस केस में ही बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, ये चीज़। तो पहले आप इसको ज़रा अच्छे से लिखें। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो इसको ज़रा आप ऐसे कर लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको मैं आज डिटेल से समझा दिया हूँ, जिसका यूज़ हम लोग आने वाले समय में बहुत ही खूबसूरती के साथ करने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो आप लिख सकते हो कि ये मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फिर मेरे पास यहाँ से ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़। चलिए, तो पहले इतना आप नोट करें, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या बातें हो सकती है ना। इसको नोट करें आप, ठीक है। तो इसको बहुत ही खूबसूरती से देखने के बाद एक आध क्वेश्चंस को अगर हम ट्राई करें करने की, तो देखते हैं आपको फील आएगी कि नहीं, ठीक। जैसे कि मेरे पास ऐसे लिखा था टॉल्यूइन, ठीक है, मान लीजिए ए था ये, अगर मैं इसी में चेंज कर दूँ, ठीक है, एंड एक CH3, हाँ जी, इसी में अगर मैं और चेंज करूं 2 CH3, ठीक है, A B C। चलिए, अब बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग ज़्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इन बेंजीन रिंग, उसका ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग का। ठीक, चलिए हम आंसर देखते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से टॉलवीन है ना, इस तरीके से अगर मेरे पास कंपाउंड दिए जाए तो बेसिकली पाई बॉन्ड एक पड़ोसी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का, दैन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ना। एंड जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ही ज़्यादा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैसे पता करते हैं सर, अल्फा हाइड्रोजन को गिन कर, है ना। यानी कि सर सिंपल सी बात है, हम अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज अवर अल्फा कार्बन एंड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो बोलोगे सर ये भी है, ये भी है ना। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन यही है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये भी है लेकिन ये sp2 है। तो आप देख लो यहाँ पर कितना सर, 2 हाइड्रोजन, तो दे दीजिए 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर, कैसे 2 हाइड्रोजन है ना इस कार्बन पे। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इस पर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ऐसे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि सर यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। उसके बाद रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर्स जो बनेंगी वो तो सर सब में सेम बनेगी, है ना। जो भी हमने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम बनती है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पे आता है सर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, यानी कि CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करता हुआ 2 अल्फा है ना, यानी कि 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेगी। यहाँ पर सर 1 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पर एक 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और नॉर्मल जो रेजोनेंस से बन रही थी वो सब बनेगी, है ना। तो सर यहाँ से क्लियर होता है कि बेसिकली जो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर किस बात का, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग किस केस में ज़्यादा होगी। तो सर A वाले केस में ज़्यादा होगी, फिर B वाले केस में, फिर C वाले केस में। सर क्या रीज़न आपने बोला, रीज़न आपने यही बोला कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड उतना ही बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, है ना ये चीज़। तो ये मेरे पास बन गया एक ऑर्डर। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, हम अल्फा हाइड्रोजन को देखकर बता सकते हैं। ठीक, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरीके से अब की बार कार्बोकेटायन बना दूं एंड फिर से मेरे यहाँ पर एक CH3 लगा दूं, ठीक है, सिंपल सा कार्बोकेटायन बना दूं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अलग था, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कम थी इस बात के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस केस में ज़्यादा होगी इस बात के लिए होगा क्वेश्चन। ठीक है ऐसे। तो सर B एंड देन आवर कार्बोकेटायन एंड आवर सिमिलरली H कर लो, CH3 एंड फिर यहाँ से CH3। ठीक है सर, बोलो आप, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किस केस में स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की ज़्यादा होगी, किस केस में स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की ज़्यादा होगी, बताओ आप, है ना। काफ़ी सिंपल सा है, आपको पता है कि जब यहाँ पर रेजोनेंस हो रही होगी इस कार्बोकेटायन की वजह से, तो क्या बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, क्यों सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लासेस में, यानी कि इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात हम जानते हैं ना सर, कि अगर कार्बोकेटायन है तो पाई बॉन्ड का इस तरीके से ब्रेकिंग होता है ऑर्थो पे, है ना, फिर ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, यानी कि सर फिर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। तो ये चीज़ हमने
हाँ अब ज़रा मैं आपको बताऊँ, है ना, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इस तरीके से मेरे पास बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ऑर्थो वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहाँ पर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आता है एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा पाई तो पॉजिटिव चार्ज, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकैटायन में हम ये कर चुके हैं। यानी कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये टहलता हुआ इस पैरा वाले कार्बन पे आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर sp3, तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक C पॉजिटिव कार्बोकैटायन का पड़ोसी, यानी कि सर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज टहलता हुआ आएगा, है ना, ठीक वैसे ही इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज टहलता हुआ आता है, ठीक है। एंड अब आप देख लो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन 3, यानी कि सर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी, पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी इस पोजीशन पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड सिमिलरली सर यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। यानी कि सर ये भी सिंपल सा हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल हो गया, है ना। इट मीन्स यहाँ पर सर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा इफेक्ट है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी, है ना। एंड इस तरीके से मेरे पास सर जो अपनी स्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, ए में ज़्यादा, बी में, फिर सी में, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बस एक बात मुझे आपको समझानी थी कि यहाँ पर इस बेंजाइल कार्बोकैटायन की वजह से रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज इस पैरा पे पहुँचेगा, पैरा वाले कार्बन पे यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कर्व्ड एरो का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने इतनी बात की, है ना, इतनी बात हमने की, यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक जो भी ख़त्म किया, हमने ये सारे पार्ट ख़त्म कर लिया कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो किस किस केस में होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन होने से फ़ायदा क्या होता है। तो अगर बेंजीन रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, इस तरीके का केस टॉल्यूइन के साथ, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है ना, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली बढ़ जाती है ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे, है ना। फिर हम इसका रिएक्शंस में यूज़ करवा लेंगे, है ना। ये सारी बात खत्म हुई। चलिए, अब एक पार्ट हमारे पास बचता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फिर एक हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला पेपर ज़रा नोट कर ले, और ये नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन का लास्ट जो अपने पास टॉपिक है कि किस तरीके से फ्री रेडिकल्स में होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी का हाइपर कॉन्जुगेशन ख़त्म। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इवन 11th पॉइंट ऑफ व्यू, 12th या फिर जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू सर, है ना, वहाँ तक भी इतना ही पढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं सर, अभी इसके बाद बहुत ही खूबसूरत, है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। तो हाँ जी, तो हम सर बात करेंगे अब हाइपर कॉन्जुगेशन इन हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, इन फ्री रेडिकल, ठीक है, कि साहब फ्री रेडिकल में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कार्बोकैटायन में कैसे होगा, उस पर कुछ हमने एग्जांपल्स किए, फिर कुछ एक्सेप्शन वगैरह देखे, फिर हमने देखा कि सर एल्कीन में कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस वगैरह, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं सर फ्री रेडिकल में कैसे होता है। तो फ्री रेडिकल का सिमिलर केस होता है जैसे कार्बोकैटायन में होता है, ये कुछ अलग नहीं है। जिस दिन हम वो याद करो जब हम कार्बोकैटायन, है ना, कार्बन आयन फ्री रेडिकल पढ़ रहे थे, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा लिंक करवाता हूँ, है ना। यानी कि सर कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस था, हमने पढ़ा था। तो बेसिकली होना वही है, एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम
है ना, जो कि पड़ोसी हो जाए अगर फ्री रेडिकल यानी कि हाफ फिल्ड पी, याद है हाइपर कॉन्जुगेशन का पहला लेक्चर, ऐसा फ्री रेडिकल का पड़ोसी हो जाए तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ना, एंड मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। सर कैसे होता है? बेसिकली बस यहाँ पे डिफरेंस इस बात का है कि अभी तक जो हम पढ़े थे वहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा था, अभी सर क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, है ना। फ्री रेडिकल के केस में हम जानते ही हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी एंड ऐसे, हाँ जी। तो इसको ज़रा अच्छे से मैं दिखाऊं, समझ में आ रहा है? एंड H C H, अब की बार H अपना फ्री रेडिकल के फॉर्म में पड़ा रहता है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अपना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर वे में अगर ये CH इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास H C H, ठीक है, एंड सिमिलर वे में सर CH2 एंड अब की बार H फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो हो सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में ना ऐसे ये केस, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाने के लिए वो बोले, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर ये CH बॉन्ड है ना सिग्मा से पाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? आपकी बार सर H फ्री रेडिकल कार्बन के साथ H एंड सिंपल, है ना, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से, हाँ जी। तो देखो एक बार ये, एक बार ये, एक बार अपना वो, ठीक। तो ऐसे मेरे पास सर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो बेसिकली ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, इन्वॉल्विंग, ठीक है, CH बॉन्ड, ठीक। यानी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि हम फ्री रेडिकल एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जैसे कि कार्बोकैटायन होता है, तो कार्बोकैटायन का भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, एंड फ्री रेडिकल की भी बढ़ती है, ठीक है। एंड ये सिमिलर केस हम लोग आई इफेक्ट से भी चेक करते हैं। तो मुझे सर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है क्योंकि ये ग्रेटर होता है आई से, है ना, तो वही सारी बातें फिर से, ठीक। इट मीन्स जो मेरे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इन्वॉल्विंग, ठीक है, CH बॉन्ड। बेसिकली CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कभी अगर मुझसे टोटल स्ट्रक्चर्स पूछ ले तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देंगे। +1 मतलब ये वाला एक स्ट्रक्चर, है ना, टोटल बोल देता हूँ। तो नॉर्मली हमसे CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स उतना ही CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। इसका मतलब सर क्या है? अगर अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस। फ्री रेडिकल को अपन लोग C पे फ्री रेडिकल दिखा सकते हैं, है ना, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, वही सारी बातें। तो बस कुछ बहुत ही खास नहीं है। जैसे मेरे पास कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन, सिमिलर वे में वैसे ही मेरे पास फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको इस तरीके से बना के बाकायदा, है ना, दिखा दिया, है ना। बस यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन तो मेरे पास इस तरीके से हाफ एडेड कर्व यूज़ होंगे, और सिमिलर सी बात CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल पूछेगा तो +1 कर देंगे इस वाले को भी, है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं एक आध दो क्वेश्चंस की जो कि इस पे बेस्ड हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए तो पहला भी इतना नोट कर ले अच्छे से, हाँ जी। चलिए तो अब जरा एक आध क्वेश्चन देख लें हम लोग, जिससे कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग वाली भी फॉर्मेलिटी अदा हो जाए। तो बेसिकली मेरे पास इस तरीके का एक फ्री रेडिकल हो सकता है जहाँ पर इस तरीके से फ्री रेडिकल हो, है ना। अब फ्री रेडिकल के केस में भी अपने पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, हमें पता है क्यों, ऐसे CH3 हो तो बार बार चीज़ें रिपीट होगी तो आपको लगता है कि सब कुछ
पहले वाला ही हो रहा है जब हमने, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट, तो वहाँ से भी हम चेक कर सकते थे। तो बेसिकली अब शायद लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से मेरे पास पावर भी कट हो गई, ठीक। चलिए तो बाद में बात करते हैं जब पावर आती है तब। एक लिख देता हूँ मैं इसको इस तरीके से। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली पावर कट हुई, काफ़ी लंबे समय तक हुई है ना, लगभग आधे घंटे से ऊपर। तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से मेरे पास, है ना, जब हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में होती है तो उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग, है ना, प्लस आई इफेक्ट से भी कर सकते हैं, यानी कि आई इफेक्ट से कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट से देखा था जब हम एक बार इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तब, है ना। तो बेसिकली हमारे पास अब की बार क्या है कि मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करना है। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि मुझे सर अल्फ़ा हाइड्रोजन को ही चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर ये 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। यहाँ पर सर अपना 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर सर 3, 3, 6, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पर सर अपना 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, एंड हियर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी सर फ्री रेडिकल की, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसा हमने कर रखा है। क्यों, कहाँ पे कर रखा है सर? कार्बोकैटायन के केस में करा, तो वही फ्री रेडिकल वाला केस है बिल्कुल। तो सर स्टेबिलिटी हो जाएगी A, B, C, D, ठीक। अच्छा, इस केस में ना हम डिग्री से भी चेक कर सकते हैं, डिग्री से, है ना। यानी कि हम आई इफेक्ट लगाएं तो सर ये 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है, सर ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, एंड ये अपना मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, जब हम प्लस आई इफेक्ट इसमें देख रहे थे, तो उस वक्त हमने ये देखा कि सर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, यही अपना ऑर्डर होता था आई इफेक्ट से, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी यही आ रहा है। यानी कि सर इस केस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस, किसी बात का डिफरेंस है नहीं। मैं या तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखूँ या तो सर यहाँ पर मैं प्लस आई इफेक्ट देख सकता हूँ। यानी कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। जो हमने कार्बोकैटायन में देखा था, बस कार्बोकैटायन की जगह अपने पास फ्री रेडिकल का फॉर्म दिया हुआ है, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं है। इसी चीज़ को ना सर हम इस तरीके से अगर आप बता सकते हैं तो बेसिकली हम लोग साइकिल में देख सकते हैं। क्यों, साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो आप B, ठीक है, C, हाँ जी, इस तरीके से। तो बस सिंपल से स्टेबिलिटी अपनी हो जाएगी, मतलब इस पर ज़्यादा बात करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेबिलिटी तो सर अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। हमें तो सर डिग्री से ही मतलब होता है, या फिर आप अल्फ़ा हाइड्रोजन देख लो तो आप देखो सर 1, 2, 3, सर ये 3 डिग्री है, ये सर 1 डिग्री है, ये सर 2 डिग्री है। या तो डिग्री से चेक कर लें या फिर सर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो सर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, है ना। तो 2, 2, 4, 3, 7, सर 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। सर अपना ये अपने पास नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन, तो सर यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना, ठीक। सर ये अपना नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। सर यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। सर कैसे, 2 यहाँ पर एंड 1 यहाँ पे, तो 3 हो गया, ठीक है। सर यहाँ पर कैसे, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम, 1 हाइड्रोजन तो 1, ठीक है जी, क्लियर है। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो हम या तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं या फिर सर हम डिग्री की बात कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सर A वाला हो जाएगा, फिर C वाला, फिर B अपना लास्ट में। तो 321 का ऑर्डर, यानी कि सर इस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी हो गई, ठीक।
तो सिंपल है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में होती है तो कुछ बहुत बड़ी सी बात नहीं होती है। सिंपल जो हम कार्बोकैटायन में पढ़ते हुए आते हैं वही केस होता है। हम यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से देख लें, डिग्री से देख लें, या फिर हम सर हाइपर कॉन्जुगेशन से सोच सकते हैं यानी कि सर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से सोच सकते हैं, इस तरीके से, है ना। अब आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन अच्छे से काउंट करते हुए आना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक्सेप्शन की बात कर ले, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो पहले आप ज़रा इतना नोट कर लें, है ना, मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक। हाँ जी, तो ये नोट हो गया होगा। हम बात करेंगे, मैं इसको, इस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना, एडिटिंग वाले पार्ट में। हाँ जी, चलिए, तो एक एक्सेप्शन है खूबसूरत सा, उसकी बात करेंगे हम। एक्सेप्शन सर किस बात के लिए? वही अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली बात, यानी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात। एक्सेप्शन बेसिकली इस बात के लिए है कि अगर कभी 3 मेंबर्ड रिंग यानी कि साइक्लोप्रोपेन के साथ बाहर डबल बॉन्ड हो या फिर इसमें अंदर डबल बॉन्ड हो, है ना, तो इसी केस को लेकर एक्सेप्शन है। अगर हम इसमें नॉर्मली सोचें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बेसिकली डबल बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, अल्फ़ा कार्बन 2 to 4 सर, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, है ना, साइक्लोप्रोपीन टाइप बना हुआ है। डबल बॉन्ड से सर नेक्स्ट कार्बन ये अपना, है ना, नेक्स्ट कार्बन ये अपना, ठीक है, 3 2 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम बोल देते सर स्टेबिलिटी क्या होती है सर, इस केस में स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी, है ना, तो मैं अल्फ़ा हाइड्रोजन से चेक करता है स्टेबिलिटी, मैं बोलता है कि सर बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सर ए से, है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है एंड यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन इस केस में यहाँ कम, ठीक है। लेकिन ये गलत होता है, ये रॉन्ग है, इसी बात का एक्सेप्शन है, ठीक। रॉन्ग क्यों है उस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं, है ना। बेसिकली कुछ तकलीफ़ वाली बातें हैं। क्या तकलीफ़ वाली बातें? जब तक ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके का 3 मेंबर्ड वाला रिंग है साइक्लोप्रोपेन, तो आप ज़रा देखो, एक्चुअल में एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके बीच में हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक। हम जानते हैं कि जो इसमें ईच कार्बन्स है ना, ईच कार्बन्स अपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रिक्वायर्ड है, एंगल सर रिक्वायर्ड है, यानी कि सर मुझे यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एंगल, है ना, रिक्वायर्ड एंगल, इतने एंगल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एंगल कितना बना हुआ है सर अभी एक्चुअल में 60 डिग्री, कितना है सर 60 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है सर, किसका कॉन्सेप्ट? एंगल स्ट्रेन, है ना। हम इसको अपनी भाषा में बोलेंगे तकलीफ, तकलीफ, अपनी भाषा में बोलेंगे हम तकलीफ, है ना। इसको तकलीफ है, किस बात की तकलीफ है समझते हैं हम। अगर मेरे पास साइक्लोप्रोपेन होता है तो हम जानते हैं कि सर ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एंड sp3 के केस में मुझे 109 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, ऐसा एंगल होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन की वजह से 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है, इस साइक्लोप्रोपेन के पास एंगल स्ट्रेन है, चाहता है कि 109 डिग्री बना ले, लेकिन 60 डिग्री में इसको ज़बरदस्ती रहना पड़ता है ना। तो इसको तकलीफ ज़्यादा है ना, इसको तकलीफ है। तो भाई साहब जब तकलीफ है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है तकलीफ के केस में, है ना, तकलीफ के केस में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप देखो, और मैं ज़रा आपको समझाऊं, सर ये सब बातें क्यों समझा रहे हो, है ना, आप देखो ज़रा, अब अगर मैं इस तरीके से, है ना, साइक्लोप्रोपेन के बाहर अगर मैं एक पाई बॉन्ड बना दूँ, पाई बॉन्ड बना दूँ, है ना, इस चीज़ को ज़रा मैं अच्छे से समझाता हूँ।
सर क्या करूँ, इस तरीके से अगर मैं पाई बॉन्ड बना दूँ तो आप देखो ज़रा, है ना। अब देखें आप, यहाँ तो सर मेरे पास sp3 है, बेसिकली इन कार्बन्स का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन का सर sp2 हो गया, एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी सर sp2 है ना। sp2 हो गया, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, 2 सिग्मा बॉन्ड वहाँ से, है ना, 2 और 3, तो sp2, है ना, इस तरीके से। तो सर बेसिकली अब इस केस में कितना रिक्वायरमेंट है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जब सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, तो मुझे 120 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, एंगल रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड। लेकिन अभी एक्चुअल में बना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि इसके पास भी तकलीफ है, तकलीफ है। तकलीफ का मतलब सर एंगल स्ट्रेन, एंगल में स्ट्रेन, मतलब सर एंगल स्ट्रेन, ठीक। एक केस हम और देखते हैं, सर क्या केस देखना चाहते हैं, है ना। अगर मैं इसी अगर मैं इसी चीज़ को, ठीक है, पाई बॉन्ड को अगर मैं अंदर कर लूँ, ठीक है, पाई बॉन्ड को अंदर कर लेता हूँ। अब जरा आप देखो, है ना, इस कार्बन का सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का सर sp2, सर कैसे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन से, है ना, 2 sp2। यानी कि सर यहाँ पर तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, तकलीफ क्या हो गई सर, बढ़ गई, है ना। मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, तकलीफ बढ़ गई। हिंदी आप देखिए, किस बात की तकलीफ बढ़ गई, है ना। बेसिकली जब साइक्लोप्रोपेन यानी कि 3 मेंबर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है ना, बाहर डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर सर एक sp2 मेंबर होता है, एक sp2 मेंबर है, तो मुझे 120 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्चुअल एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है ना। जब यही पाई बॉन्ड अंदर आता है तो 2 sp2 के मेंबर हो गए, है ना। यानी कि अब 120 डिग्री के, यानी कि सर मुझे 120 डिग्री के 2 एंगल की रिक्वायरमेंट आ गई। अब मुझे 120 डिग्री का 2 एंगल होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअल क्या बना हुआ है सर, 60 डिग्री के एंगल, है ना। इसका मतलब सर यहाँ पे तकलीफ और बढ़ गई, यहाँ पर सर एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, ठीक, एंगल स्ट्रेन बढ़ गया। तो बेसिकली इस एंगल स्ट्रेन के चक्कर में मेरे पास यहाँ से अच्छा कंडीशन है कि वो रहे, है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, ज़्यादा एंगल स्ट्रेन, यहाँ पर सर मोर एंगल स्ट्रेन, ठीक है, मोर एंगल स्ट्रेन। सर कैसे, आप देखो ज़रा, मैंने एक बात आपको समझाई कि बेसिकली होता क्या है कि जो एक्चुअल शेप है ना, मॉलिक्यूल उस शेप में जाना चाहता है जिससे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, लेकिन 3 मेंबर के साथ प्रॉब्लम है। 3 मेंबर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर sp3 होता है तो इतने एंगल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल में बना है 60 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया। एंगल स्ट्रेन है, अपनी भाषा में बोले तो उसको तकलीफ है, इतने का एंगल होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसको 60 पे रोके हुए हो, है ना। अब देखो, अब अपने इस एग्जांपल पे आते हैं। अब सिमिलरली अगर 3 मेंबर रिंग के साथ हम एक डबल बॉन्ड लगा दें जो कि बाहर हो, तो इस केस में एक sp2 वाला मेंबर होता है ना, एंड sp2 से एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, है ना, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, है ना, ऐसे। तो यानी कि एंगल अभी और एंगल 120 डिग्री का रिक्वायरमेंट है, लेकिन बना है 60 डिग्री, यानी कि इसके पास तकलीफें बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई। sp3 की वजह से तकलीफ तो था ही, sp2 की वजह से और तकलीफ बढ़ गया, है ना, इस कार्बन के sp2। अब देखो, अगर डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर आ गया तब तो sp2 के 2 मेंबर, अब तो sp2 के 2 मेंबर आ गए, यानी कि मुझे 120 डिग्री के 2 एंगल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल में अभी 60 डिग्री बना हुआ है ना। इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि सर 3 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड सुखी नहीं है, इससे अच्छा है कि पाई बॉन्ड को आप बाहर रखो। बात समझ में आ रही है क्या मतलब सर, यानी कि सर 3 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड रखना ज़्यादा तकलीफ दे है, इससे अच्छा कि आप पाई बॉन्ड को बाहर रख लो, क्योंकि बाहर रखने पर एंगल स्ट्रेन कम है, लेकिन इसके पास एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है
है ना, क्योंकि इस केस में सर 2 sp2 मेंबर हो गए तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, इसको तकलीफ ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि सर पाई बॉन्ड को आप बाहर रखो, है ना, इसके कंपेरिजन में एक ही sp2 मेंबर है तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम है। ठीक, तो इसी एंगल स्ट्रेन के चक्कर में, है ना, अपना सर, ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेबल हो जाएगा। कैसे, आप देखो, आप अल्फा हाइड्रोजन से क्या बोल देते हैं कि 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं, इस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं। क्यों, अब देखो पाई बॉन्ड अंदर है तो पाई बॉन्ड जब अंदर होता है तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बेसिकली मोर एंगल स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है इस केस के कंपैरिजन में, इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तब सर स्टेबिलिटी क्या हो गई, तो स्टेबिलिटी बेसिकली स्टेबिलिटी हो गई H ग्रेटर देन B। एंगल स्ट्रेन यहाँ भी है, एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है क्योंकि 2 sp2 मेंबर है, रिक्वायर्ड एंगल बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके कंपेरिजन में यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम है। ठीक है, जो मैंने बात यहाँ पे आपको समझाई। ठीक है, तो आज हम ध्यान रखेंगे कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि उसको तकलीफ बढ़ गई, एंगल स्ट्रेन का प्रॉब्लम आ गया, तो एंगल स्ट्रेन जहाँ पे कम होगा ना, कम से कम, इसका मतलब है सर 3 मेंबर रिंग के साथ पाई बॉन्ड बाहर रखो तो उसको कम तकलीफ है, अंदर रखने पे तकलीफ ज़्यादा है, यानी कि पाई बॉन्ड बाहर रहे तभी ठीक है ना। तो उस तरीके से मेरे पास A इज़ ग्रेटर देन B, यानी कि A की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी B से। अब इस केस में मुझे इस अल्फा हाइड्रोजन को चेक नहीं करना है, इसी बात का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, है ना, एक सेल्फी भी हो गई इसी में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको तकलीफ वाली बात समझ में आ गई। तकलीफ का मतलब सर एंगल स्ट्रेन से हम क्या बोलेंगे सर, रीजन ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन, है ना, बी वाला अनस्टेबल हो जाएगा ए से। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसी ऐसी बातें सर और भी होती है क्या, जहाँ पे होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं एक अच्छी सी बात और, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, दरअसल क्या है कि मैं अब थक चुका हूँ बिल्कुल, है ना, पिछले 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में पावर कट हो गई तो एनर्जी उधर वेस्ट हो गई। ठीक है, लेकिन वीडियो में फुल मज़ा आएगा ना, आप पूरा एंजॉय करोगे। पहले आप इतना नोट कर लें।